अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अभी इंतज़ार कर लेते हैं, हो सकता है स्टूडेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएं, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल में 1 मिनट रहता है अभी ये स्टार्ट होने में। जी सर। मैंने मिस नयाब से कहा था कि जो है आप लोगों की क्लास को ऑन कैंपस कर दें, क्योंकि आप लोगों की स्ट्रेंथ भी कम है और आसानी से आप लोग जो है क्लास में आ सकते हो। यस सर। तो अभी तक उसने जो है रिप्लाई नहीं किया है। मैंने उससे ये कहा था कि उसने मुझसे ये कहा था कि हो सकता है अगर रूम लेने की यानी ज़रूरत पड़ी तो हमें रूम जो है वो इस टाइम के अलावा किसी और टाइम पर मिले। तो मैंने उनसे ये कहा था कि आप रूम ले लें, चाहे क्लास जो है 8 बजे भी हो जाती है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि क्लास के दौरान यानी कि समझाना और आप लोगों के लिए समझना ज़्यादा आसान होता है। जी सर, ठीक है, मैं ऑन कैंपस लेनी है तो क्लासेस भी ऑन कैंपस हो जाएंगी। तो अभी तक उसने यानी कि रूम कोई दिया नहीं है। सर कोई बात नहीं, बेशक 1-2 वीक लगे लेकिन हमारी क्लास कैंपस में हो जाए। मेरी भी यही कोशिश है कि आप लोगों के ऑन कैंपस ही क्लास हो। जी सर। यस सर, ये बेहतर है। इसी तरह के वो जो भी इशू होते हैं आसानी से बंदा यानी कि समझा सकता है, कम्युनिकेट कर लेता है, कि जिस तरह आप लोगों ने यस सर। क्लास के लिए आना होता है तो उस कंडीशन में आप लोग जो है काउंसलिंग आवर में भी आ सकते हो समझने के लिए। अगर आप लोगों को जो है क्लासेस ऑनलाइन होती है तो उस कंडीशन में आप लोग काउंसलिंग आवर में भी नहीं आते हो, क्योंकि आप लोगों के पास फिर घर से यहाँ पर आना फिर समझना फिर वो टफ टाइम हो जाता है। मैं एक दफ़ा दोबारा से कॉल करके उससे ट्राई करता हूँ कि वो रूम वाला आपको यानी कि आपके लिए रूम जो है वो अरेंज कर दें। ठीक है सर। वालेकुम मिस, क्या हाल है? मिस मैं सर आरिफ बात कर रहा हूँ। सर आरिफ, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। मिस वो रूम का क्या बना है?
वही मैंने कहा था ना कि मैंने PC2 की क्लास जो है वो ऑन कैंपस करनी है। मिस काइंडली, असल में ये स्ट्रेंथ भी कम है तो आसानी से मैनेज भी हो जाएगी, तो ऑन कैंपस जो है वो। थैंक यू मिस, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। मेरी मिस से बात हुई है, वो कह रही हैं कि मैं कोशिश करती हूँ कि एक रूम मिल जाए तो फिर उसमें आप लोगों की क्लास ऑन कैंपस हो जाएगी, क्योंकि मेरी भी कोशिश यही है कि आप लोगों की क्लास जो है वो ऑन कैंपस हो। यस सर, ऑन कैंपस ठीक है। अफाक अहमद, प्रेजेंट सर। अफाक कैसर, प्रेजेंट सर। ऐमन जलाल, प्रेजेंट सर। अलीशा नाज, यस अलीशा नाज, सर, अलीशा प्रेजेंट। ठीक है अलीशा। आमना नज़ीर, यस सर, प्रेजेंट। अक्सा, यस सर, प्रेजेंट। अज़का, अज़का, ऐमन नईम, ईमान नहीं प्रेजेंट। सॉरी ईमान नईम, फिजा नईम, Present. गफरा बतूल, प्रेजेंट सर। हसनैन सईद, प्रेजेंट सर। ईशा शाहिद, ईशा शाहिद, इज़ा फातिमा, यस सर। काशिफ खान, काशिफ खान, खदीजा, खदीजा परवीन, लाइबा हफीज, प्रेजेंट सर। मलाइका खान, मलाइका खान, मरियम लियाकत, मरियम लियाकत, मरियम अकमल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद औरंगजेब, प्रेजेंट सर। निमरा, प्रेजेंट सर। नौमान मुनव्वर, यस सर। नूर सरोश, प्रेजेंट सर। राबिया, प्रेजेंट सर। राबिया माहम, राबिया माहम, सिदरातुल मुंतहा, Present, sir. सभान, सॉरी सुभान बाबर,
सुभान बाबर, सैयदा फातिमा जबीन, प्रेजेंट यूसुफ अली। प्रेजेंट सर। अब वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो इस क्लास में एब्सेंट हैं, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अज़का, ईशा, काशिफ, खदीजा, सर मैं प्रेजेंट हूँ। ठीक है, मलाइका, मरियम लियाकत, राबिया माहम, सुभान बाबर। ये स्टूडेंट मुसलसल छुट्टी पर हैं, ये थोड़ा सा इस चीज़ से अवॉइड करें। अगर आप लोगों का राब्ता है इनके साथ तो इनसे कहें कि क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। और जिस तरह मैंने आप लोगों को एक्सक्यूज पहले मी सर। बताया है। जी 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 नौमान। सर राबिया माहा में सर उसका नेट नहीं चल रहा सर। सर उसका मैसेज है कि हॉस्टल का नेट नहीं चल रहा। नौमान यार ये तो वो नहीं है कि ये है कि वो कनेक्ट करके क्लास में इन हो जाए और अटेंडेंस लगवा ले, वैसे यानी कि अटेंडेंस लगाना हमारे लिए मुश्किल होता है क्योंकि टोटल रिकॉर्डिंग सर है, मैं उनसे टोटल यानी सर कहता कि हूँ वो। सर। जी जी हसनैन। सर ईशा शाहिद का मैसेज आ रहा है तो सर ईशा शाहिद का ही जूम में मैसेज आ रहा है, कह रहे हैं कि मेरी आवाज नहीं आ रही तो अटेंडेंस लगा दो। वो हैंड रेज कर दे, मैं लगा देता हूँ। ओके। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर किसी का यानी कि माइक का या इस तरह इशू हो तो वो मुझे यहाँ पर मैसेज कर दे या फिर हैंड रेज कर देते हैं तो ये जो नाम है उसका ऊपर आ जाता है और वहां से शो हो जाता है। ईशा शाहिद, ठीक है, ईशा शाहिद आपकी अटेंडेंस हो गई है। तो हो गया था, जी कोई हो जाता है, कोई इशू नहीं है। आवाज भी गई। राबिया महम, ठीक है राबिया आपकी भी हो गई अटेंडेंस। एक्सक्यूज मी सर। जी मरियम, मरियम लियाकत सर। मरियम लियाकत, इसके अलावा तो कोई नहीं है। जी एमन जलाल, लास्ट क्लास में थी आप? एमन जलाल, एमन मेरी आवाज आ रही है आपको? अक्सा, यस सर। अक्सर लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सर हमने 2 लॉस पढ़े थे और उसके बाद हमने पढ़ा था सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री और स्टेट फंक्शन, ओपन क्लोज और आइसोलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है मरियम अकमल। यस सर। मरियम अकमल, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम और क्लोज सिस्टम में डिफरेंस क्या है? सर मैं पहली क्लास में एब्सेंट थी, मुझे पता नहीं क्या पढ़ा। चलें कोई बात नहीं है, नेक्स्ट किसी और से पूछ लेते हैं। सैयदा फातिमा जबीन,
सर मैं भी एब्सेंट थी लास्ट क्लास। अक्सा, यस सर। जी लास्ट क्लास में जो हमने ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा था, आप इसके बारे में क्या जानती हैं? सर ओपन सिस्टम जो क्लोज सिस्टम होता है ना उसमें सॉलिड मटेरियल मूव नहीं कर सकता सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर, और मूव कर सकता है लेकिन आउटसाइड से इनसाइड। और जो आइसोलेटेड होता है ना वो सॉलिड मटेरियल जो होता है ना वो मूव नहीं कर सकता सराउंडिंग सिस्टम में, और इवन एनर्जी भी जो होती है ना वो नहीं जा सकती सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर। और जो ओपन सिस्टम होता है सर वो फ्री हेड होता है। जी नोमान मुनव्वर, यस सर। जी इसने बिल्कुल ठीक बताया है या गलत जी बताया है? सर, नहीं सर ठीक ही बताया। क्या क्या बताया है? सर उन्होंने क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बताया। क्या, कैसे सर होते हैं उन्होंने आइसोलेटेड? आइसोलेटेड सिस्टम, जी जी। सर आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया कि उसमें हम एनर्जी जो है ना वो बाहर से प्रोवाइड नहीं कर सकते। और उसके बाद उन्होंने क्लोज सिस्टम के बारे में बताया कि अम, चलें मैं बता देता हूँ। लास्ट लेक्चर में जो हमने स्टडी किया था वो हमने सबसे पहले जो है 2 लॉज के बारे में स्टडी किया था कि आप लोगों के पास उनके मुताबिक फर्स्ट लॉ जो था उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, और दूसरे को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस का मतलब था कि आप लोगों के पास रिएक्शन के दौरान मैस जो है वो कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता। जितना मैस रिएक्टेंट का होगा उतना ही मैस प्रोडक्ट का आप लोगों के पास हासिल होगा। अगर आप लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में नहीं लिखते, यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट वाली साइड पर हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स जो हैं प्रोडक्ट वाली साइड पर होने चाहिए। अगर वो उनकी क्वांटिटी सेम नहीं होगी, इसका मतलब है कि उनका मैस जो है वो सेम नहीं होगा। और अगर उसका मैस सेम नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस का इन्हराफ करते हो। इसके साथ मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि किस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है वो चेंज नहीं होता है। जी ये सबको आवाज़ भी आ रही है, नज़र भी आ रहा है ना? जी सर आ यस रहा है। सर।
जी, इस चीज़ की आपको समझ आ गई है तो जिसमें बताया हुआ कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद इनके जो मैस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, उनकी अमाउंट जो है वो सेम रहेगी। इसके साथ वो कहता है कि जिस वक्त आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हो, एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से केमिकल रिएक्शन हो सकता है। ये हो सकता है कि जिस वक्त आप लोग एनर्जी इंक्रीज करते हो उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इंक्रीज होती हैं, इंक्रीज होने के बाद वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर दूसरे प्रोडक्ट में जो पहले से टोटली डिफरेंट होगा उसमें कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसका मैस जो है वो सेम ही रहता है। जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल दी हुई थी कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर, कार्बन का मॉलिक्यूल यानी कि कार्बन का एटम और हाइड्रोजन का एटम दोनों कंबाइन होकर मीथेन गैस बनाते हैं। अब मीथेन गैस कार्बन की प्रॉपर्टी से और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनका जो मैस है, इनिशियल मैस और फाइनल मैस दोनों का सेम ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा कि एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम जो हैं वो अटैच होंगे और उसके साथ आप लोगों के पास बॉन्ड बनेगा। जिस तरह ये आपके पास सेंटर में कार्बन है और इसके साथ जो है वो 4 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे, हर साइड पर जो है एक एक हाइड्रोजन एटम जो है वो इसके साथ अटैच होगा और इसके ज़रिए आप लोगों के पास मीथेन गैस बनती है। अब जिस वक्त इनके दरमियान ये बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है। जिस तरह ये बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना है, तो इस कंडीशन में कार्बन और हाइड्रोजन के ईच बॉन्ड के साथ एनर्जी जो जिस वक्त बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है तो एनर्जी पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हुई है और इस एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। और ये एनर्जी रिलीज होती है जिस वक्त हम इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान से बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, यानी कि जितनी एनर्जी इसके अंदर पोजीशन की वजह से स्टोर हुई है, क्योंकि हमें ये पता है कि हम एनर्जी को 2 टाइप्स में जनरली डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और दूसरी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोजीशन की वजह से होती है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मूवमेंट की वजह से होती है। और इसके बाद फर्दर एनर्जी को हम डिफरेंट टाइप्स में सब क्लास में डिवाइड करते हैं और उनका डिफरेंट नाम रखते हैं, लेकिन बेसिकली वो टाइप्स जो हैं वो इस पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की सब क्लासेस हैं। अब यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर्ड है इसका नाम दिया हुआ है बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि ये बॉन्ड बना है और उसकी वजह से इसके अंदर ये एनर्जी स्टोर है। लेकिन ये बॉन्ड एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फर्दर टाइप है कि जो हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आती लेकिन इसके अंदर स्टोर होती है। और हमें किस वक्त पता चलता है कि इसके अंदर एनर्जी है या नहीं है? जिस वक्त हम मीथेन गैस को बर्न करते हैं, जिसको हम आम घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो मीथेन गैस होती है। और उसको जिस वक्त हम ब्रेक करते हैं, जिस वक्त उसको हम बर्न करते हैं, तो उस कंडीशन में बेसिकली ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जितने भी बॉन्ड मौजूद होते हैं ये ब्रेक होते हैं और इस बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से आप लोगों के पास हीट जो है, एनर्जी जो है वो हासिल होती है और उस एनर्जी को आप लोग खाना बनाने के लिए या डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हो। इसका मतलब है कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और यही आप लोगों का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि जिसके ज़रिए एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एनर्जी जो है वो ना ही क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। जिस वक्त इसके बॉन्ड बना हुआ था ये मीथेन मॉलिक्यूल के फॉर्म में था, जिस वक्त कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ था, तो उस कंडीशन में भी इसके अंदर एनर्जी थी और उस एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। लेकिन जिस वक्त हम इसको बर्न करते हैं,
बर्न करने के बाद ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और जिस वक्त ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो उस कंडीशन में यही एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी जो है, आप लोगों के पास हीट एनर्जी में हासिल होती है, और उस हीट एनर्जी को आप लोग डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हो। इनिशियली वही एनर्जी जो है वो बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में आप लोगों के पास मौजूद थी। उसके बाद जिस वक्त आप लोगों ने मीथेन गैस को बर्न किया है तो वही एनर्जी आप लोगों के पास हीट की फॉर्म में हासिल हुई है। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास जो एनर्जी हासिल होती है या रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद वाली एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। यहाँ तक समझ है आ गई आप लोगों को कि मैंने सबसे पहले जो आप लोगों को बताया था वो एनर्जी, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताया था। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप लोगों को बताया था कि हम केमिकल रिएक्शन के बारे में किस तरह बताते हैं कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। उसके लिए केमिस्ट्री की दो ब्रांच है जो आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि रिएक्शन ने होना है या नहीं होना। अब एक का हम नाम देते हैं थर्मोडायनामिक्स और दूसरी को हम नाम देते हैं केमिकल काइनेटिक्स। सर एक बात पूछनी है। जी जी पूछें। सर जब हम लोग वाटर को हीट करते हैं तो फिर उसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो ब्रेक होती हैं, लेकिन जब हम लोग जी मीथेन को कर रहे हैं हीट तो फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में कैसे बॉन्ड टूट रहा है? नहीं नहीं, हमें डिपेंड करता है कि हम एनर्जी कितनी प्रोवाइड करते हैं। कि अगर हम कम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में जस्ट जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। अगर उससे ज़्यादा और मज़ीद एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अगर हम उससे भी ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि इनकी स्पेसिफिक अमाउंट रिक्वायर होती है, अगर उतनी एनर्जी प्रोवाइड करोगे तभी बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर आप लोग उससे कम एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो उस कंडीशन में बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। और बॉन्ड, सभी मॉलिक्यूल के बॉन्ड जो हैं, जिस तरह वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, इसी तरह कार्बन और हाइड्रोजन का मीथेन में बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे के साथ जिस वक्त कंपेयर करते हैं तो दोनों की स्ट्रेंथ जो है वो डिफरेंट है। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बना हुआ है उसके अटैचमेंट, और कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है उसकी अटैचमेंट डिफरेंट है। कि वो दोनों ही बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है दोनों के डिफरेंट है। एक आसानी से ब्रेक हो जाता है, एक मुश्किल से ब्रेक होता है। और इसकी रीज़न भी हमने इसी चैप्टर में लास्ट के टॉपिक में डिस्कस करनी है कि क्यों कार्बन का हाइड्रोजन के साथ आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वाटर के केस में ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है वो आसानी से ब्रेक क्यों नहीं होता। ये सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है हमने लास्ट के इसी चैप्टर के लास्ट टॉपिक में स्टडी करनी है। ठीक है सर। ठीक है। अब जिस तरह आप लोग यस स्टूडेंट हो तो हर स्टूडेंट की कैपेसिटी इक्वल तो नहीं होती। अब जिस तरह मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ, अब कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो आसानी से इस चीज़ को यानी कि सीख लेते हैं, पिक कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जिनको समझ नहीं आ रही। अब डिपेंड करता है ना कि हर एक की कैलिबर जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह बॉन्ड जो बना होता है वो भी सभी का डिफरेंट होता है, एक जैसा नहीं होता। जब कुछ को स्लाइटली एनर्जी देते हैं तो वो फौरन से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, वो भी वीक बॉन्ड होता है। और कुछ ऐसा बॉन्ड होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनको हम ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तभी वो ब्रेक होंगे, अदरवाइज वो ब्रेक ही नहीं होंगे। ठीक है। इनिशियली जब भी हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे सबसे पहले मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। अगर बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर है अगर हम उतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तभी बॉन्ड ब्रेक होगा, अदरवाइज बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। और ये हर बॉन्ड के लिए स्पेसिफिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो मस्ट है कि अगर आप लोग अब प्रोवाइड करोगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा, अदरवाइज ब्रेक नहीं होगा। अदरवाइज जस्ट एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इसके अलावा कोई और अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। जी सर।
इसके बाद है कि हम केमिकल रिएक्शन के बारे में आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं, किस तरह पता चलता है केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अब इसके लिए हमारे पास केमिस्ट्री में दो ब्रांच हैं, एक का नाम हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स और दूसरा कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अब ये दोनों ब्रांचेस जो हैं वो डिफरेंट फैक्टर को स्टडी करती हैं कि एक चीज़ कुछ बताती है, दूसरी चीज़ जो है किसी और चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। लेकिन बता दे ये दोनों ही इस केमिकल रिएक्शन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। जिस वक्त हम इन दोनों का कंबाइन करते हैं तो उस कंडीशन में हमें केमिकल जो रिएक्शन है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल हो जाती है। जो थर्मोडायनामिक्स है वो हमें ये बताता है कि कोई भी आप लोगों का रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस मीन खुद ब खुद होगा, या नॉन स्पॉन्टेनियस मीन के हमें उस एक्सटर्नल सोर्स उस पर बार बार अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि थर्मोडायनामिक्स की मदद से हम आसानी से ये बता सकते हैं कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, रिएक्शन खुद ब खुद होगा या हमें उस पर एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती कि आप लोगों का रिएक्शन होना है या नहीं। थर्मोडायनामिक्स जो है आप लोगों को ये नहीं बताता कि आप लोगों का रिएक्शन कितने स्टेप में होगा, यानी कि पहले जो है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हुआ है, उसके बाद सेकंड में कन्वर्ट हुआ है, उसके बाद थर्ड में कन्वर्ट हुआ है और लास्ट में आप लोगों के पास प्रोडक्ट बना है। अब दरमियान वाली जो चीज़ें हैं उसके बारे में थर्मोडायनामिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स जो है वो आप लोगों को हर स्टेप के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसका मतलब है कि केमिकल काइनेटिक्स आप लोगों को रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। बेसिकली ये मैकेनिज्म है ना, पहली चीज़ एक से दूसरी में कन्वर्ट हुई है, उसके बाद दूसरी से थर्ड में, उसके बाद थर्ड से फोर्थ में और लास्ट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है। क्योंकि थर्मोडायनामिक्स सिर्फ यही बताएगा कि इनिशियल में रिएक्टेंट था और उसके बाद प्रोडक्ट बन गया है, इसके दरमियान वाली जो चीज़ें बनी हैं उसके बारे में थर्मोडायनामिक कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स जो है दरमियान वाली स्पीशी के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसलिए हम कहते हैं कि रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में केमिकल काइनेटिक्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। केमिकल काइनेटिक्स ये बताती है कि आप लोगों का रिएक्शन स्पीड के साथ होगा या स्लो होगा, कि कौन सा रिएक्शन है जो स्पीड के साथ होगा और कौन सा रिएक्शन है जो स्लो होगा। लेकिन थर्मोडायनामिक्स जस्ट यही बताएगी कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन नहीं बताएगी कि रिएक्शन स्लो होता है या स्पीड के साथ होता है। इसके बारे में केमिकल काइनेटिक्स ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसके साथ थर्मोडायनामिक्स जो है इंटरमीडिएट के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स जो है इंटरमीडिएट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये कुछ पॉइंट थे जो बेसिकली डिफरेंस हैं रिएक्टेंट जो थर्मोडायनामिक्स है और केमिकल काइनेटिक्स की जो ब्रांच है, जो आप लोगों को केमिकल रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब रिएक्शन मैंने बताया था आप लोगों के पास दो तरह के हो सकते हैं। एक ऐसे रिएक्शन हो सकते हैं जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो। दूसरी वो कंडीशन भी हो सकती है जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा हो और प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो। वो वाले रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है कि ये वाला रिएक्शन जो है इसमें प्रोडक्ट ने एनर्जी गेन की है और प्रोडक्ट जो है एनर्जी गेन सराउंडिंग से करेगा। और ऐसे रिएक्शन जिसके दौरान एनर्जी अब्जॉर्ब होगी उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा हो और प्रोडक्ट की एनर्जी इस रिएक्टेंट की एनर्जी से भी कम हो, तो उस कंडीशन में जिस वक्त रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा।
और ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। और इस दौरान जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में मूव करेगी। इसका मतलब है कि अगर आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगा तो उस कंडीशन में सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, और जिस वक्त आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगा तो उस कंडीशन में सिस्टम जो है वो सराउंडिंग में एनर्जी रिलीज करेगा। इस चीज की समझ आ गई है? यस यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम और ओपन सिस्टम में क्या फर्क है। मैंने कहा था कि हर वो चीज जिसको आप लोग ऑब्जर्व करते हो, जिसके बारे में आप लोग स्टडी करते हो, उसको हम सिस्टम कहते हैं। जिस तरह अभी आप लोग स्क्रीन की तरफ चेक कर रहे हो, स्क्रीन पर क्या नज़र आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, क्या यानी कि चीज़ में चेंजिंग आ रही है, वो सारी चीज़ आप लोगों का सिस्टम है, क्योंकि आप लोग उसको देख रहे हो, आप लोग उससे सीख रहे हो, उसमें क्या चेंजिंग आती है उसके बारे में नॉलेज हासिल कर रहे हो। कि वो वाली चीज़ जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जिसमें हम कोई भी चीज़ मॉडिफिकेशन को चेक कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टम। जिसमें कोई भी यानी कि आप लोगों ने, जिस तरह आप लोगों की क्लास हो रही है तो क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट होंगे वो उस सिस्टम का हिस्सा होंगे, और टोटल आप लोगों की क्लास जो है वो सिस्टम कहलाएगी। और उनको हम सराउंडिंग कहते हैं, जो आप लोगों के सिस्टम पर डायरेक्ट अफेक्ट कर सकते हैं, जो आप लोगों के सिस्टम में डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं, उनको हम सराउंडिंग कहते हैं। जिनकी वजह से आप लोगों के सिस्टम में कोई ना कोई चेंजिंग आ सकता है, उन टोटल चीज़ों को हम सराउंडिंग कहते हैं। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग को हम यूनिवर्स कहते हैं, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें सराउंडिंग भी शामिल हो और इसके साथ सिस्टम भी शामिल हो, तो उसको हम यूनिवर्स कहते हैं। जिस तरह आप लोगों 9th-10th में मैथ आप लोगों ने पढ़ी थी, जिसमें आप लोग डिफरेंट सेट यूज़ करते हो, और इसमें एक जो है वो यूनिवर्सल सेट होता है, जिसमें यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें बाकी जो गिवन सेट होते हैं उसके टोटल अरकान शामिल होते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो केमिस्ट्री में है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग को जिस वक्त हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास यूनिवर्स बनता है। और ऐसी चीज, ऐसी बाउंड्री, ऐसी लिमिट जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट आउट करती है, उसको हम बाउंड्री कहते हैं। जिस तरह अगर आप लोग क्लास के अंदर ऑन कैंपस क्लास होती है तो क्लास के अंदर आप लोगों की क्लास होगी, तो जो क्लास है उसकी जो वॉल्स हैं वो आप लोगों की बाउंड्री होंगी, क्योंकि वो बाउंड्री जो है आप लोगों को सराउंडिंग से सेपरेट आउट कर रही होंगी, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो दीवार के बाहर भी घूम रहे होंगे, और वो स्टूडेंट अगर आप लोगों की क्लास के अंदर आते हैं तो आपकी क्लास को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। तो वो दीवार जो है वो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट आउट कर रही है, जिसकी वजह से सराउंडिंग से कोई भी स्टूडेंट क्लास के अंदर नहीं इन होता है। इसी वजह से हम उसको बाउंड्री कहते हैं कि जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है। इसके बाद आप लोगों को जो सिस्टम है उनकी 3 टाइप्स आप लोगों को बताई थी, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सिस्टम से एनर्जी और मटेरियल जो है वो सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में मूव कर सकती हैं, उनको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। जिस तरह अगर आप लोगों को कोई किसी क्लास में कोई टीचर पढ़ाता है और आप लोग अपनी मर्जी से क्लास में बोलना भी शुरू कर देते हैं
और इसके साथ आप लोग क्लास से उठकर बाहर भी जा सकते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। क्या जिसके ज़रिए जिस वक्त आप लोग बात कर रहे होते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों की एनर्जी जो है वो क्लासरूम से बाहर जा रही होती है, और इसके साथ आप लोग खुद भी क्लास से बाहर जा सकते हो, तो ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ऐसा सिस्टम जिसमें मटेरियल सॉलिड मैटर जो है वो और एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में मूव कर सकती है, उसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। और ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में मूव ना कर सके, लेकिन एनर्जी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में मूव कर सकती है, उसको हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। जिस तरह टीचर आप लोगों को क्लास में पढ़ाए, लेकिन आप लोग खुद क्लास से बाहर ना जा सको, लेकिन आप लोगों की वॉइस जो है वो क्लासरूम से बाहर जाती है, क्योंकि वॉइस जो है वो भी एनर्जी की किस्म है। तो वॉइस जिस वक्त आप लोगों की क्लासरूम से बाहर जाएगी, तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम जो है वो क्लोज्ड सिस्टम है, जिसमें आप लोग खुद तो क्लास से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आप लोगों की एनर्जी जो है वो क्लासरूम से बाहर जा सकती है। और थर्ड टाइप था आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम हम ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें ना ही मैटर सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में जा सकती है, और ना ही हीट जो है एनर्जी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में एक्सचेंज नहीं हो सकती। तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था स्टेट फंक्शन। और स्टेट फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं, ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो जस्ट इनिशियल और फाइनल स्टेट पर मुश्तमिल होते हैं, उनके पाथ पर डिपेंड नहीं करते। ऐसे सिस्टम को हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। ऐसे सिस्टम्स जो जस्ट इनिशियल पोजीशन पर और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, उसके रूट पर डिपेंड नहीं करते, उनको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। जिस तरह थर्मोडायनामिक्स जो है वो आप लोगों को इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बारे में बताती है, उसके रूट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं बताती। इसका मतलब है कि रूट पर वो डिपेंड नहीं करती। इसी वजह से हम थर्मोडायनामिक को स्टेट फंक्शन कहते हैं। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स जो है वो रूट पर डिपेंड करती है, इसी वजह से हम केमिकल काइनेटिक्स को स्टेट फंक्शन नहीं कहेंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। सर स्टेट फंक्शन रिपीट कर दें। स्टेट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है, ऐसा सिस्टम होता है जो सिर्फ इनिशियल पोजीशन पर और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे, दरमियान वाले पोजीशन पर डिपेंड ना करे। जिस तरह आप लोगों का एनुअल सिस्टम होता है, पेपरों का एनुअल सिस्टम में सिर्फ आप लोगों सिर्फ एक दफ़ा पेपर देते हो, पेपर देने के बाद आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है जो मॉडिफाई भी नहीं होता है, और डायरेक्ट उसमें जितने नंबर आते हैं, जितने ग्रेड लगता है वही लगता है। उसके बाद आप लोगों को कोई चांस नहीं मिलता कि आप लोगों को ये ग्रेड जो है वो चेंज हो सके। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप लोगों के पास चांस होता है कि जिस तरह आप लोगों का पहला क्विज हुआ है, उसके बाद दूसरा क्विज होगा, उसके बाद तीसरा क्विज होगा। अगर पहला क्विज अच्छा नहीं हुआ, दूसरा क्विज अगर आपका अच्छा हो जाता है, तो आपका मार्क्स के परसेंटेज जो लास्ट में सीजीपीए बनता है वो चेंज हो सकता है, यानी कि इम्प्रूव हो सकता है, बढ़ सकता है। तो सेमेस्टर सिस्टम जो है वो बेसिकली रूट पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि उसमें मल्टीपल स्टेप हैं कि पहला क्विज एक स्टेप हो गया, दूसरा क्विज दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा क्विज तीसरा स्टेप हो गया, इसी तरह आप लोगों का मिड चौथा स्टेप हो गया, उसके बाद फाइनल वो फिर लास्ट में आपका प्रोडक्ट है, और उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट बनता है। इसका मतलब है कि सेमेस्टर सिस्टम जो है वो डिफरेंट फैक्टर पर, इंटरमीडिएट पर, आपके रूट पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन एनुअल सिस्टम जो है उसमें डायरेक्ट ही आपका रिजल्ट ही आता है कि रिएक्टेंट था, उसके बाद प्रोडक्ट बन गया और बात ख़त्म।
तो ऐसी चीजें जिसमें इनिशियल चीज हो और फाइनल चीज हो, इसके अलावा और कोई चीज एक्सप्लेन ना हो और चीज पर वो डिपेंड ना करे, तो उसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। जिस तरह एनुअल सिस्टम है तो ये स्टेट फंक्शन है। और अगर हम सेमेस्टर की बात करते हैं तो सेमेस्टर सिस्टम जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं होता, क्योंकि वो रूट पर डिपेंड कर रहा है कि पहले क्विज पर भी डिपेंड कर रहा है, उसके बाद सेकंड क्विज पर भी डिपेंड कर रहा है, उसके बाद थर्ड क्विज पर भी डिपेंड कर रहा है, उसके बाद फोर्थ क्विज पर भी, उसके बाद मिड पर भी डिपेंड करता है, और उसके बाद फाइनल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। अगर कोई सिस्टम रूट पर डिपेंड करे तो उसको हम स्टेट फंक्शन नहीं कहते। और अगर ऐसा सिस्टम हो जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करता हो लेकिन रूट पर डिपेंड ना करता हो, तो उसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। ठीक है। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का एनर्जी। एनर्जी जो है वो या तो वर्क के फॉर्म में, या ऐसी चीज को हम कहते हैं जो हीट है या कोई वर्क हो, उसको हम एनर्जी कहते हैं। क्योंकि एनर्जी की वजह से या तो आप लोगों के पास हीट हासिल होती है या फिर एनर्जी की वजह से कोई काम होता है। ये एक टाइम में दोनों भी हो सकते हैं। क्या जिस वक्त एनर्जी आप लोगों ने यूज़ की है, सिस्टम ने एनर्जी को यूज़ किया है, तो उसकी वजह से या तो हो सकता है आपके पास हीट एनर्जी जो हीट है वो हासिल हुई हो, या ये भी हो सकता है उसने कुछ वर्क किया हो, या एक टाइम में दोनों काम भी हो सकते हैं। अब एनर्जी को बेसिकली हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोजीशन की वजह से होती है, जो मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर्ड होती है। काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला जो यूज़ करते हैं वो हाफ mv² है। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो आप लोग, अच्छा सॉरी, आप लोगों ने बताया नहीं, आप लोगों को स्क्रीन शो नहीं हो रही। अब स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। यस सर। और ये बता मैम दिया मुझे करो लगा अगर क्या कोई वैसे चीज, नहीं नहीं ये बता मैम दिया हमें करो। लगा क्या वो मन नहीं बता रहे हैं। नहीं नहीं मैं स्लाइड यस से सर, शेयर हमें करके लगा आप कि लोगों आप को दिखा वैसे ही रहा था। पढ़ा रहे हैं। नहीं ये ऐसा सर नहीं हमें कर रहा। यही लगा कि वैसे ही बता रहे हैं। अगर शो नहीं होती तो मुझे बता दिया करो, मैं उसी वक्त दिखा दूंगा। मैंने अब शेयर किया है तो मुझे पता चला है। ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। अच्छा, मैं बता रहा था कि काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए जो आप लोग फार्मूला यूज करते हो वो होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है। और जो भी चीज सेम होंगी उनका यूनिट भी सेम होगा। अब जिस तरह एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म होती हैं तो सभी का यूनिट जो है वो सेम होता है। उनको हम कैलकुलेट डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। उनका हम कैलकुलेशन जो है उनके लिए डिफरेंट फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन उनके जो यूनिट है वो सेम होगा। अब जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी है और इसके साथ आप लोगों के पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला आप लोग यूज करते हो वो हाफ mv² है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो आप लोग फार्मूला यूज करते हो वो आप लोगों के पास mgh है, जहां पर आप लोगों के पास m जो है वो मैस है, g जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, h जो है वो हाइट है। और यहाँ पर आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी में आप लोगों के पास ये मैस है और इसके साथ आप लोगों के पास ये वेलोसिटी है। और जिस वक्त हम इसका यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो मैस का यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट जो है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि मीटर पर सेकेंड का जो है स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और जिस वक्त इसको हम एग्जैक्ट
डायरेक्टली लिखेंगे, स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर और इसके साथ पर सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो है हमें पता है वो इक्वल होता है जाउल के। और हमें पता है कि एनर्जी का जब भी हम यूनिट यूज करते हैं तो वो जाउल यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि वाकई इसका यूनिट भी इसके इक्वल आता है या नहीं आता है। अगर यूनिट सेम नहीं आता तो इसका मतलब है कि वो डिफरेंट चीजें हैं, और अगर यूनिट सेम आ जाता है तो इसका मतलब है कि दोनों सेम चीजें हैं, सिर्फ उनको डिफरेंशिएट करने के लिए उनका नाम अलग रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैस का यूनिट जो है वो किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हाइट का यूनिट मीटर। तो इसको जिस वक्त हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर, और ये जो है वो इक्वल है जाउल के। ठीक है, अब आप लोगों ने केमिकल इक्वेशन से ये प्रूफ किया है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो हैं वो सेम चीज़ हैं, लेकिन उनको क्योंकि उनको एप्लीकेशन डिफरेंट है, उनका वे जो है यूज़ करने का तरीका जो है वो डिफरेंट है, उसी वजह से हम उनको नाम डिफरेंट देते हैं। उनमें फ़र्क करने के लिए उनका नाम अलग-अलग यूज़ करते हैं। उनको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला जो है वो डिफरेंट यूज़ करते हैं। बाकी दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम है, वो दोनों ही जो एनर्जी है उसकी टाइप्स हैं, और ये हमें इस यूनिट से इंडिकेशन होती है। ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने जब भी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आप लोगों ने हाफ mv स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करना है, और उसका यूनिट हमेशा जाउल ही होगा। और इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी के लिए जब भी आप लोगों ने एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आप लोगों ने फार्मूला जो यूज़ करना है वो mgh यूज़ करना है, और इसका यूनिट भी जाउल होगा। ठीक है, अब ये दोनों एनर्जी जो है एक दूसरे को रिजेंबल कर रही हैं। जिस तरह कहते हैं ना कि ये दोनों ही भाई बहन हैं, कि एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनको डिफरेंशिएट करने के लिए इनका नाम अलग अलग रखा हुआ है। एक का नाम दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी, दूसरे का पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। बाकी ओवरऑल जो है वो दोनों ही सेम है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों के पास बाउंड एनर्जी होता है, इसी तरह आप लोगों के पास मैकेनिकल एनर्जी होती है, इसी तरह आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। वो सारी की सारी एनर्जी की टाइप्स हैं। ये सारी की सारी जो है वो एनर्जी की टाइप्स हैं, उनको हम डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन सारी जो हैं वो एनर्जी ही हैं। उनको डिफरेंशिएट करने के लिए जस्ट उनका हम नाम डिफरेंट रखते हैं। अब एक जाउल जो है वो इक्वल होता है जाउल का एक सेकंड यूनिट भी हम यूज करते हैं, और वो सेकंड यूनिट जो है वो कैलोरी है। ये जिस तरह आप लोगों के पास नजर आ रहा है, और ये स्मॉल कैलोरी जो है जिसमें स्मॉल सी होता है वो इक्वल होता है 4.184 जाउल के। और अगर हम कैपिटल सी वाला कैलोरी यूज करते हैं तो वो 1000 स्मॉल सी वाले कैलोरी के इक्वल होता है। यानी कि एक कैपिटल सी वाला कैलोरी जो है वो इक्वल होगा 1000 स्मॉल सी वाले कैलोरी के। और इस किलो को हम के से इंडिकेट कर सकते हैं, यानी कि 1000 को हम किलो से इंडिकेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कैपिटल सी वाले जो कैलोरी है वो इक्वल होता है
1 किलो स्मॉल कैलोरी के, स्मॉल सी वाले कैलोरी के, क्योंकि आप मोस्टली जो एनर्जी के लिए आप लोग यूनिट यूज करते हो या तो जाउल यूज करते हो या फिर कैलोरी यूज करते हो। इंडस्ट्री में मोस्टली जो है वो कैलोरी में यूनिट यूज करते हैं, और लैब में जिस वक्त आप लोग यूज करते हो तो उस कंडीशन में मोस्टली जाउल का यूनिट यूज करते हो। ठीक है। इसके बाद आप लोगों के पास एक डैम की एग्जांपल दी हुई है कि जिसमें वाटर जो है वो स्पेसिफिक हाइट से फॉल करता है। इनिशियली इसके अंदर एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जिस वक्त ये फॉल करना शुरू करता है तो उस कंडीशन में वाटर जो है वो मूव कर रहा होता है। इसका मतलब है मूव करने की वजह से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, और जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी जो है जो पोजीशन की वजह से है वो कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जितनी हाइट इसकी कम होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसकी पोजीशन जो है वो कम होती जाएगी, और जितनी पोजीशन कम होगी तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है स्पेसिफिक हाइट पर डिपेंड कर रही है। अब जिस वक्त ये हाइट कम होती जाएगी तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी कम होती जाएगी, और जिस वक्त इसकी मूवमेंट इनिशियली, जिस तरह आप लोग बाइक को स्टार्ट करते हो तो इनिशियली बाइक की स्पीड कम होती है, उसके बाद दूसरा गियर डालते हो तो फिर उसकी स्पीड और ज़्यादा, रेस देते हो तो स्पीड और ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद थर्ड गियर डालते हो तो उसके बाद फिर रेस देते हो तो उसकी स्पीड और ज़्यादा हो जाती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जाती है। पहले स्पीड कम होती है, उसके बाद ज़्यादा, उसके बाद ज़्यादा, और जितनी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसकी विलासिटी ज़्यादा होगी, और जितनी विलासिटी ज़्यादा होगी तो उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इसी तरह पानी जिस वक्त स्पेसिफिक हाइट से गिरता है तो जिस वक्त गिरना शुरू होता है तो उस कंडीशन में उसकी स्पीड कम होती है, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, और जितनी वो ज़्यादा नीचे तक मूव करेगा, इसका मतलब है कि यहाँ तक जिस वक्त इसने मूवमेंट की थी तो उस कंडीशन में इसकी स्पीड कम थी, जिस वक्त इसने यहाँ तक मूवमेंट कर ली है तो उस वक्त इसकी जो वेलोसिटी है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, और जिस वक्त ये वॉल को टकराता है, जिस वक्त वाटर उससे टकराने से कुछ देर पहले उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और उस कंडीशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है, क्योंकि यहाँ पर इसकी हाइट सबसे मिनिमम हो जाती है, इसी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी मिनिमम होगी, और टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होगी, और वो एनर्जी हर पॉइंट पर इक्वल होगी, एक जैसी होगी। कहीं पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन जिस वक्त हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो टोटल एनर्जी हर पॉइंट पर सेम ही होगी, जो इंडिकेट करेगी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी उसकी जो है वो कांस्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। जी कोई कन्फ्यूजन नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है थर्मल एनर्जी और हीट। थर्मल एनर्जी ये होता है कि जिस वक्त आप लोग किसी भी स्पीशी को एनर्जी प्रोवाइड करते हो, यानी कि एनर्जी देते हो, तो उस कंडीशन में उन मॉलिक्यूल्स की कितनी हरकत है, उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी ज़्यादा हुई है, और उस काइनेटिक एनर्जी को हम टेम्परेचर की मदद से नोट करते हैं, और उसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। क्या जिस तरह अगर आप लोग गर्मियों के मौसम में जाते हो या सर्दियों के मौसम में जाते हो तो उस कंडीशन में बेसिकली जो आप लोगों की बॉडी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जिस वक्त गर्मियों में जाते हैं तो उस कंडीशन में वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, और जिस वक्त यानी कि कूलिंग का सिस्टम होगा तो उस कंडीशन में उनकी वाइब्रेशन जो है वो कम होगी।
और उन वाइब्रेशन का जो टेम्परेचर है वो नोट करना हमारे पास थर्मल एनर्जी कहलाता है। जिस तरह आप लोग वाटर को हीट करते हो, इनिशियली उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। उसके बाद जिस वक्त आप लोग हीट करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और जिस वक्त उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसके बाद उनकी मूवमेंट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली जो है डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। जितना टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करोगे उतनी ही उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इसका मतलब है उनकी मूवमेंट ज़्यादा होगी, और जितने किसी भी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज़्यादा होगी तो हमारे पास उसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा हासिल होगा, और उनके उस टेम्परेचर को नोट करना हमारे पास थर्मल एनर्जी कहलाता है। कि जो भी हमारे पास उसके टेम्परेचर हासिल होता है उसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। लेकिन हीट एनर्जी जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में कन्वर्ट होती है। हीट, जिस तरह आप लोग किसी चीज को हीट करते हो, जिस तरह कप है आप लोगों के पास गर्म, उसमें आप लोगों ने चाय डाली हुई है, डालने के बाद आप लोग किसी ओपन जगह पर रख देते हो, और कुछ देर के बाद आप लोग ये चेक करते हो कि कप के सराउंडिंग में भी आप लोगों को गर्मी महसूस होती है, सराउंडिंग में भी आप लोगों को टेम्परेचर महसूस होता है। उसका मतलब है कि कप में से एनर्जी ट्रांसफर हुई है। सराउंडिंग का जो एरिया है उसमें एनर्जी ट्रांसफर हुई है, और जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हुई है उसको हम नोट कर लेते हैं, और उस चीज को हम हीट कहते हैं। थर्मल एनर्जी जस्ट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को मेजर करके जो आप लोगों के पास रीडिंग हासिल होते हैं उसको कहते हैं, और हीट जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस को नोट करके जो आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होती है उसको हम हीट कहते हैं। हीट जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड कर रही है कि इनिशियल टेम्परेचर कितना था और फाइनल टेम्परेचर कितना था। लेकिन थर्मल एनर्जी जो है वो बेसिकली ये है कि मॉलिक्यूल कितने मूव कर रहे हैं, कि पहले कितने मूव कर रहे थे, उसके बाद टेम्परेचर और इंक्रीज किया है तो फिर उसकी इंक्रीज जो काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज हो गई है, उसके बाद फिर और मजीद टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। इसका मतलब है कि थर्मल एनर्जी जो है वो पाथ पर डिपेंड कर रहा है कि जितना टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे उतना ही यानी कि वो इंक्रीज होगा, कि और स्टेप वाइज टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एकदम टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। और हीट में हम जस्ट डिफरेंस ही देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि पहले जो दरमियान में कितना हुआ है, उसके बाद कितना हुआ, उसके बाद कितना जो है टेम्परेचर हुआ है। हम जस्ट फाइनल वैल्यू और लास्ट वैल्यू को ही चेक करते हैं। इसका मतलब है कि हीट जो है वो स्टेट फंक्शन है और थर्मल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि थर्मल एनर्जी जो है वो पाथ पर डिपेंड कर रही है और हीट जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी जितनी भी सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और सिस्टम के चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो इक्वल होती है कि जितनी हीट रिलीज हुई है या जितना वर्क हुआ है। इसका मतलब है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो आप लोगों के पास जब भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, यानी कि सिस्टम की एनर्जी जिस वक्त भी चेंज होगी, या तो हीट आप लोगों के पास हासिल होगी या फिर ये होगा कि सिस्टम ने वर्क किया होगा या सिस्टम पर वर्क हुआ होगा, और दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो इक्वल है हीट के प्लस वर्क के।
यानी कि जितनी हीट चेंज हुई है, जो भी हीट ट्रांसफर हुई है उसके, और जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वजह से वर्क हुआ है, इन दोनों के सम के इक्वल इंटरनल एनर्जी होती है। और इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक भी कहते हैं, जिसके मुताबिक अगर हीट और वर्क को हम सम करते हैं तो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी हासिल होती है। अब ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकती है, प्लस फॉर्म में भी हो सकती है। किस वक्त चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस फॉर्म में होगी और किस वक्त ये नेगेटिव फॉर्म में होगी, वो डिपेंड करता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि इंटरनल एनर्जी इनिशियल ज़्यादा है या फाइनल ज़्यादा है। अगर एनर्जी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में मूव करती है, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो इक्वल होती है फाइनल एनर्जी के माइनस इनिशियल एनर्जी के। और अगर हम सिस्टम की बात करते हैं, अब जिस तरह ये आप लोगों के पास फ्लास्क है, इसके अंदर आप लोगों ने सॉल्यूशन को मिक्स किया हुआ है, तो ये आप लोगों का सिस्टम है, और इसके बाहर वाला जो चीज़ है वो आपकी सराउंडिंग है। अब अगर इस सिस्टम में से एनर्जी मूव करके बाहर जाती है, तो इसका मतलब है कि जो टोटल एनर्जी थी उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज हो चुकी है। जिस वक्त एनर्जी रिलीज होगी तो इसका मतलब है कि फाइनल एनर्जी सिस्टम की कम हो रही है और इनिशियल एनर्जी सिस्टम की ज़्यादा है। जिस वक्त फाइनल एनर्जी कम होगी और इनिशियल एनर्जी ज़्यादा होगी तो आप लोगों के पास इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। और इसी वक्त अगर हम सराउंडिंग के कैलकुलेट करते हैं तो क्योंकि एनर्जी सराउंडिंग में ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब है कि इनिशियल एनर्जी सराउंडिंग की जो है वो कम थी, लेकिन जिस वक्त सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में ऐड हुई है तो ऐड होने के बाद सराउंडिंग की एनर्जी ज़्यादा हुई है। इसका मतलब है कि फाइनल एनर्जी सराउंडिंग की ज़्यादा है और इनिशियल एनर्जी सराउंडिंग की कम है। तो जिस वक्त इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो प्लस में आएगा, जिसको हम कहेंगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी सराउंडिंग की जो है वो प्लस में है और सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो नेगेटिव में है। इसी तरह अगर सराउंडिंग से एनर्जी जो है वो सिस्टम के अंदर इन होती है, तो इनिशियली सिस्टम की एनर्जी कम थी, बाद में उसने सराउंडिंग से एनर्जी को मजीद गेन किया है। इसका मतलब है गेन करने के बाद उसकी फाइनल एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, और फाइनल एनर्जी में से यानी कि ज़्यादा एनर्जी में से पहले वाली एनर्जी जो कम थी उसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में हासिल होगा। और सराउंडिंग से सिस्टम ने एनर्जी ऑब्जॉर्व की है, इसका मतलब है कि सराउंडिंग में एनर्जी कम हुई है, जिसकी वजह से फाइनल एनर्जी सराउंडिंग की जो है वो कम है और इनिशियल एनर्जी ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में जिस वक्त हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में हासिल होगी, और उस कंडीशन में हम कहेंगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो नेगेटिव फॉर्म में हासिल हुई है, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी सराउंडिंग की जो है वो नेगेटिव में होगी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम है उसकी पॉजिटिव में होगी। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो इसकी एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिस्टम प्लस सराउंडिंग की जो है वो ज़ीरो होगी, और जिस वक्त ज़ीरो होगी इसको हम सराउंडिंग की चेंज इन इंटरनल एनर्जी को दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं तो वो नेगेटिव फॉर्म में हो जाती है। अब ये साइन हमें ये शो कर रहे हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिस्टम प्लस सराउंडिंग की जो है वो वैल्यू सेम होगी, लेकिन उनके साथ साइन डिफरेंट होंगे, क्योंकि एक साइड पर एनर्जी जो है अब्जॉर्ब हो रही है, दूसरी साइड पर एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह दे सकते हैं, जिस तरह राबिया के पास 100 रुपीज हों और सिद्रा उससे कहे कि मुझे 50 रुपए उधार दे दें। ठीक है, जिस वक्त राबिया सिद्रा को 50 रुपए देती है तो राबिया के पास 50 रुपए कम हुए हैं, लेकिन सिद्रा के पास वो 50 रुपए जो है आए हैं। अगर दोनों का सम करते हैं तो सम हमारे पास
₹100 ही बनता है, कांस्टेंट वैल्यू ही बनती है। लेकिन सिर्फ ये हुआ है राबिया के पास से डिक्रीज हुए हैं और सिद्रा के पास पैसे इंक्रीज हुए हैं, कि जिसके पास से डिक्रीज हुए हैं उसके साथ नेगेटिव साइन और जिसने गेन किए हैं उसके पास प्लस साइन। ठीक है, जो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा उस पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी का प्लस साइन आएगा और जो एनर्जी को रिलीज करेगा उस पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी का नेगेटिव साइन हासिल होगा। यहां तक अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। नो सर। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें आप लोग मीथेन गैस को बर्न करते हो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जिसके जरिए आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल बनता है और इसके साथ आप लोगों के पास एनर्जी जो है वो हासिल होती है। इसका मतलब है सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी मूव हुई है, क्योंकि रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन होने के बाद पहले एनर्जी ज़्यादा थी, उसके बाद एनर्जी इसकी डिक्रीज हुई है। और इसी वजह से जब भी हम इसकी एनर्जी लिखते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ऐसे रिएक्शन की जिसमें से एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में मूव होगी तो उसके साथ हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे, क्योंकि एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में इंक्रीज हुई है, सिस्टम के अंदर से डिक्रीज हुई है, क्योंकि उसकी फाइनल एनर्जी जो है वो कम है और इनिशियल एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। इसके साथ एनर्जी जो है इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि आप लोग नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के कम यूज़ करते हो या ज़्यादा यूज़ करते हो, क्योंकि इस कंडीशन में 1 मोल मीथेन गैस का यूज़ हो रहा है और जिस वक्त आप लोग एक मोल मीथेन गैस का यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड हैं और अगर आप लोग इसके 2 मोल्स यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कार्बन के जो हैं वो 4 बॉन्ड के बजाय 8 बॉन्ड होंगे। अब 8 बॉन्ड किस तरह होंगे, जिस तरह ये आप मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह उसकी एनर्जी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगी। जिस तरह ये कार्बन है, अब इसके 1 मोल में 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ कार्बन के बने हुए हैं। अगर हम इसके 2 मोल करते हैं, 2 मोल का मतलब है कि कार्बन के एटम जो हैं वो भी 2 हों और 8 हाइड्रोजन जो है वो 2 कार्बन के साथ अटैच हों। अब 1 मोल में सिर्फ 4 बॉन्ड हैं और अगर आप लोग इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 करते हो मीथेन गैस के तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं कार्बन के साथ, 4 एक मॉलिक्यूल के और 4 ही इस कार्बन के मीथेन गैस के। अब जिस वक्त नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज किए हैं तो उस कंडीशन में ये बॉन्ड की क्वांटिटी जो है वो भी इंक्रीज हो गई है। अब जिस वक्त आप लोग ज्यादा बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास एनर्जी भी ज्यादा ही हासिल होगी। अगर आप लोग कम बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कम एनर्जी हासिल होगी। 1 मोल का मतलब है सिर्फ इतना सा मॉलिक्यूल कि जिसमें ये 4 बॉन्ड हैं और वो ब्रेक हो रहे हैं, और 2 मोल का मतलब है कि ये दोनों ही मॉलिक्यूल इसमें मौजूद हैं और जिसमें 8 बॉन्ड ब्रेक होते हैं। अब 8 बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इसका मतलब है ज़्यादा एनर्जी हासिल होगी और अगर 4 बॉन्ड ब्रेक होंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कम एनर्जी हासिल होगी। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस वक्त नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के इंक्रीज करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो उस कंडीशन में हीट जो है वो भी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी और अगर आप लोग कम हीट यूज़ करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एनर्जी जो है वो भी कम ही हासिल होगी। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास एनर्जी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है।
कि नंबर ऑफ मोल्स जो है आप लोग कम करते हो या ज़्यादा यूज़ करते हो। अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो ज़्यादा एनर्जी हासिल होगी और कम यूज़ करोगे तो कम एनर्जी हासिल होगी। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक है स्टेट फंक्शन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का वर्क का है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वर्क का टॉपिक जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। जी कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। चले अब वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो इस क्लास में एब्सेंट है। अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अज़का, प्रेजेंट सर। काशिफ खान, सर मैं प्रेजेंट हूँ। ठीक है काशिफ। मलाइका, मलाइका खान। सुभान बाबर, जी आज की क्लास में सुभान बाबर और मलाइका एब्सेंट हैं, बाकी सारे स्टूडेंट जो हैं वो प्रेजेंट हैं। सर आपने GR CR नहीं बनाया अभी तक। सॉरी, GR और CR नहीं बनाए क्लास जी के। आपकी क्लास में CR GR भी बनाना था। आपकी क्लास में कौन CR बनेगा और कौन GR बनेगा? सर मैं सीआर बनना चाहता हूँ। सर मैं GR बनना चाहती हूँ। जी इन दोनों पर किसी की कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है, तो आपके यही क्लास का यूसुफ जो है वो ओके CR बना। है और GR का नाम क्या है? वाटर बतूल। ठीक है, आपकी क्लास का ये CR GR है। सर ये सर इस स्लाइड लेक्चर की रिकॉर्डिंग शेयर कर दें। अभी असल में LMS शेयर नहीं हुआ है, इसको मैं डायरेक्ट ही आपसे मेल कर देता हूँ। जी ठीक है सर। सर। पीछे वाले लेक्चर की भी और ओके ये सर। भी लेक्चर जो है वो आपको मैं डायरेक्ट ही लेक्चर के रिकॉर्डिंग जो है वो ठीक है शेयर सर। कर देता हूँ। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज लीव कर सकते हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अरसलान आ जाओ।